नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का प्रतिनिधिवादी मॉडल। रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, कल हमने इसमें थोड़ा आपको बताया था। लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, और रिप्रेजेंटेटिव मॉडल में जो हमने विशेषता बताई थी, पहला व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, सो इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला, ये सरकार का तरीका है, यानी लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा तरीका है, सरकार के निर्माण का एक ऐसा तरीका है जो शासन जनता की सहमति पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द पीपल। लोकतांत्रिक सरकार ऐसा तरीका माना जाता है विच इज बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द पीपल, या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पीपल, इसमें जनता की इच्छा की बात होती है। थर्ड, यानी जब जनता की इच्छा शासन चलता है, जनता जनार्दन होती है, जो कल हमने आपको बता दिया था। और शासन सहमत के लिए संविधानवाद, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद का विचार अपनाया जाता है। गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी, गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी, और जिसे कहा जाता है कि इसे व्हाइट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, क्योंकि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो सवाल है कि इसे हम लोकतंत्र का प्रतिनिधिवादी मॉडल क्यों कहते हैं। क्योंकि जो यूनानी मॉडल डेमोक्रेसी का था, जो यूनानी मॉडल था जिसे हम क्लासिकल मॉडल के रूप में भी जानते हैं, तो एथेनियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट के अपोजिशन में किस शब्द का प्रयोग किया गया? रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि शासन हमारा नहीं होगा, हमारे प्रतिनिधियों का होगा। और हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करें, हम अपने प्रतिनिधियों का निर्धारण कैसे करेंगे? इलेक्शंस। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की विशेषता है कि सहमत पे आधारित सरकार होती है, जनता की इच्छा सरकार चलती है। डिसीजंस, यानी इलेक्शन का सिद्धांत क्या है? वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति एक मत, दैट इज बेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तरीके को हमने थोड़ा चेंज कर दिया, बिकॉज this direct democracy can be applied in today's modern world where there is a large nation state exist। तो जहां बड़े बड़े राष्ट्र राज्य का अस्तित्व है, वहां पे हम सीधे जनता के शासन की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो नाउ डेमोक्रेसी मीन्स इट नॉट बाय द पीपल बट फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने जब डेमोक्रेसी की परिभाषा की थी, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इट वॉज बाय द पीपल। ये रिप्रेजेंटेटिव है, या इसे कहें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसे हम परोक्ष लोकतंत्र का नाम भी देते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये परोक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि शासन सीधा हमारा नहीं होता, हमारे प्रतिनिधियों का होता है। शासन हमारा नहीं होता, हमारे प्रतिनिधियों का होता है, और प्रतिनिधि निश्चित तौर पे निर्वाचित होते हैं। एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। तो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल की विशेषता क्या है? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की मूल मान्यता देखा जाए तो हु इज सॉवरेन? संप्रभु कौन है? आम जनता। डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव मॉडल मानता है कि संप्रभु आम जनता है।
लेकिन आम जनता खुद शासन नहीं करती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसलिए आप देखेंगे हमारे संविधान की बात अगर देखा जाए तो इट बिगिंस फ्रॉम द वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए सरकार कौन बनाता है? सरकार कौन बनाता है? तो आप बताइए, मोदी बड़े कि आप बड़े? ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्त। ये हमें यकीन नहीं हो पाता, लेकिन दैट इज अ फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पावर लाइज इन वी द पीपल। यानी शासन जनता की इच्छा से होता है, सरकार की इच्छा से, जनता की इच्छा से। और अपने आप में इस वजह से लोकतंत्र की बहुत बड़ी देन है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी देन है कि जहां शासन यानी सर्वोच्चता, वो जो सुपीरियर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और पीपल। सर्वोच्च कौन है? सरकार है, जनता है? संविधान है, जनता है? सर्वोच्चता संविधान की है, जनता की है? संविधान ने हमें बनाया, हमने संविधान ने बनाया। बनाने वाला बड़ा है, बनने वाला बड़ा? बनाने वाला बड़ा। इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल। जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है। और इसलिए पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो किसकी इच्छा मानी जाएगी? जनता की इच्छा। सरकार जो नीतियां बनाती है किसकी इच्छा मानी जाएगी? जनता की इच्छा। प्रधानमंत्री जो सारे काम करते हैं किसकी इच्छा मानी जाएगी? जनता की। इसलिए इट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और इसलिए आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि शासन जनता के हाथों में होगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, और जनता जब चाहेगी शासक को हटा देगी। और एक खास बात है, इसलिए कहा भी जाता है इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज ए पीसफुल सक्सेशन ऑफ पावर। लोकतंत्र में पावर का मतलब है जो भाई शासन सत्ता में हो वो पावरफुल है, जो शासन सत्ता में नहीं वो पावरफुल है। जनता पावरफुल है, लेकिन शासन सत्ता में जाने वाले लोग पावरफुल हो जाते हैं। उन पावर को हम रोकते हैं संविधान के द्वारा। संविधान हमने बना रखा है। इसे बहुत ध्यान देने की बात है, संविधान लोगों के द्वारा बना हुआ है और संविधान लगातार सरकार को कंट्रोल करता है कि सरकार ऐसे शक्तियों का प्रयोग न करे जिससे जनता के अधिकार और स्वतंत्रता का अतिक्रमण हो जाए। इसी डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? लिबर्टी ऑफ द पीपल, सोशल जस्टिस। दैट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब सवाल है, लोकतंत्र की ये बातें कहा किसने? तो एक दो स्कॉलर का नाम उल्लेखित कर देते हैं, सब थिंकर में पढ़ते भी हैं। तो सवाल है, ये बातें तो लोकतंत्र में आ गई कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और सरकार कितनी रिस्पॉन्सिबल होती है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमर्त्य सेन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है डेमोक्रेसी की विशेषता बताते हुए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक शासन में अकाल घटनाएं कभी नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिश शासन में जब साम्राज्यवादी शासन था तो वहां पे अकाल घटना बहुत ज्यादा होती थी। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी? इफिशियंसी, कैपेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत याद रखिए, ब्यूरोक्रेट्स आर मोर इफिशिएंट देन द पॉलिटिशियन, इसमें कोई डाउट नहीं है। नौकरशाह ज्यादा कुशल है, लेकिन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो उत्तरदायी नहीं है। और इसीलिए याद रखिए, अब आप सामान्यतः आप ये मानते होंगे कि देश के अगर विकास नहीं हुआ तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? पॉलिटिशियन? नॉट एट ऑल। ब्यूरोक्रेट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री रादर देन पॉलिटिशियन। नौकरशाह ज्यादा उत्तरदायी है। जरा आप सोच के देखिए, आपको एक नौकरी मिल जाए और आपको श्योरिटी हो जाए 40 साल के पहले मुझे कोई खिसका नहीं सकता, तो हु केयर्स? बिहार में बुखार हो गया, नीतीश कुमार के लोगों ने धक्के मार दिए। चीफ सेक्रेटरी को धक्का मारा गया, नीतीश कुमार को ही इज इलेक्टेड। और आप याद रखिए, सरकार 5 साल में चली जा सकती है। ताऊ ने दोस्तों जी जान लगा दिया चुनाव प्रचार में, देख रहे हैं 70 से ज्यादा रैली की नॉन स्टॉप, धूप में, गर्मी में, बरसात में, हर रैली को। ये बताए आईएएस अधिकारी 5 साल के बाद क्या इसको अनसर्टेनिटी रहती है, क्या रहेगा नहीं रहेगा? सरकार, मंत्री भाग रहे थे और इसलिए मोदी ने कहा पद यात्रा करो सांसद। पद यात्रा सांसद को ही करना चाहिए, डीएम साहब को भी करना चाहिए, पुलिस कप्तान को भी करना चाहिए, सांसद को करना चाहिए। कभी आपने देखा दोस्तों, पॉलिटिशियन इज ऑलवेज प्रो पीपल,
बहुत बड़ी बात थी। हम सामान्य रूप में क्या कहते हैं, राजनेता बेकार हैं, डेमोक्रेसी दैट इज मैन वेरी ग्लेयरिंग फैक्ट। और मीडिया शायद ऐसा पिक्चर भी हमें दिखा देती है, ऐसा हमें लगता है कि ना देश की सारी समस्या कारण पॉलिटिशियन है। नॉट एट ऑल। देश की सारी समस्या कारण ब्यूरोक्रेट्स हैं। और इन पर शिकंजा कौन रखता है, पॉलिटिशियन। अगर पॉलिटिशियन, और कई बार पॉलिटिशियन घुमाने का प्रयास करते हैं, इधर साइन करवा देंगे, अचानक इतनी फाइल ला के रख देंगे, साइन करो, 2 दिन फाइल देंगे ही नहीं। इसे आप याद रखिए, जरा सोच के देखिए, 40 साल जिसको सत्ता में रहने का आश्वासन मिल गया, वो किसके प्रति उत्तरदायी है। ब्यूरोक्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड होम। बताइए, देश के सिविल सेवक किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है। हाँ, संविधान के प्रति है, सही बात है। और संविधान के प्रति कैसे उत्तरदायी है, हम तो सभी संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं। वैविधि का शासन तो हम भी मानते हैं, हम भी तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए दैट इज रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन एक दो विचारकों का नाम लिख लेंगे, यही बात तो लोगों ने कही। एक दो विचारक का नाम लिख लेंगे पहला, और यही में थिंकर्स में पढ़ना है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का आधार हॉब्स के विचारों में पाया जाता है। द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन हॉब्सियन थॉट। लोकतंत्र का विचार हॉब्स के विचारों में पाया जाता है। अच्छा, हमेशा शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा हॉब्स लोकतांत्रिक है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट हॉब्स वाज डेमोक्रेटिक, लेकिन हमने क्या कहा, लोकतंत्र का विचार हॉब्स के विचारों में अंतर्निहित है, पाया नहीं जाता। अंतर्निहित क्यों, क्योंकि हॉब्स ने क्या पाया जाता है, क्योंकि हॉब्स ने पहली बार कहा, क्योंकि हॉब्स ने पहली बार कहा कि सरकार जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। सहमति अंडरलाइन। हॉब्स वाज द फर्स्ट थिंकर हु सेड दैट गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल। सरकार जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। सरकार जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। लॉक ने सहमति के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए लॉक फर्दर एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट लॉक ने सहमति के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा, सहमति के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शासन संविधानवाद पर आधारित होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। शासन संविधानवाद पर आधारित होना चाहिए। और बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत दिया, एंड बेंथम प्रोपाउंडेड द नोशन ऑफ वन पर्सन वन वोट। बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का विचार प्रतिपादित किया। बेंथम प्रोपाउंडेड द नोशन ऑफ वन पर्सन वन वोट।
तो आप देखेंगे धीरे धीरे लोकतंत्र का विचार आगे बढ़ गया। तो हॉब्स ने कहा सरकार सहमत पर आधारित होनी चाहिए। लॉक ने कहा सहमत ही आवश्यक नहीं है बल्कि संविधान भी होना चाहिए। केवल सहमत से बात नहीं बनेगी, बट देयर मस्ट बी सम कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान पे भी आधारित होना चाहिए, तभी सरकार चलेगी। क्योंकि अगर संविधान पे शासन नहीं होगा तो सहमत के बाद शासन में बैठे लोग शासन शक्ति का दुरुपयोग कर देंगे, प्रॉब्लम आएगी। तो लॉक ने कहा कि अधिकार होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और सरकार अधिकार स्वतंत्रता से सीमित होनी चाहिए। और इसीलिए लॉक ने कहा गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड, सरकार सीमित होनी चाहिए, ये संवैधानिक होनी चाहिए, ये बात लॉक ने कह दी। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल लॉक लेकर आया। लेकिन बात ध्यान देने की है, लॉक उदारवादी था या लोकतांत्रिक था? लोकतांत्रिक नहीं था। लॉक वॉज लिबरल और डेमोक्रेटिक। उदारवाद हम पढ़ चुके हैं। तो लॉक वॉज लिबरल और डेमोक्रेटिक क्या? आप देखिए, अब अगर आप कहेंगे कि चुनाव की बात, संविधानवाद, कंसेंट, ये सब लॉक ने दे दिया था। लेकिन एक बात याद रखिए, लॉक ने कभी ये नहीं कहा कि शासन बहुमत का होगा। और एक बात ये भी याद दिला दें, लॉक वॉज ऑलवेज विलिंग टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास, ऐसा कहा जाता है। तो लोग कहते हैं लॉक उदारवादी ज्यादा था, लोकतांत्रिक कम था तो दोनों। लेकिन अगर प्रेमेसी की बात आप करेंगे तो लॉक ज्यादा क्या था? उदारवादी। उसके लिए लिबरलिज्म इज एन एंड एंड डेमोक्रेसी वॉज ए मीन्स। लोकतंत्र क्या था? साधन था। उदारवाद क्या था? साधे था। ये बात लॉक के लिए कही जाती है। और याद रखिए, अगर डेमोक्रेसी ये शासन है तो डेमोक्रेसी ने हमें बचाया किसी से कि नहीं? अच्छा, डेमोक्रेसी में आज आप कहे तो डेमोक्रेसी यही है, तो डेमोक्रेसी में आपको बचाया गया किसी से या अच्छा कुछ मिला डेमोक्रेसी में कि नहीं? क्या मिला आपको? अधिकार मिला, स्वतंत्रता मिली। अब आप देखिए, आप स्वतंत्रता पढ़ चुके हैं, समानता पढ़ चुके हैं, अधिकार हम देख लेंगे, अधिकार भी एकदम वही रिपीटिशन है। लोकतंत्र आया तो अधिकार मिले, लोकतंत्र आया स्वतंत्रता मिली। इसलिए जितनी बातें हमने पहली पढ़ी है सब डेमोक्रेसी में जुड़ जाती हैं। इसका मतलब है अगर लोकतंत्र ना होता तो इस समय हमारे देश में शासन किसका होता? सम्राट अशोक का। जिल्ले इलाही सहंसा है हिंद, अकबर का। तो दोस्तों, शासन सम्राट अशोक का होता, अकबर का होता, और आज शासन हमारा है। कुछ मिला या नहीं मिला? अच्छा, उस समय राजा महाराजाओं का शासन था तो क्या प्रॉब्लम थी? अधिकार था? स्वतंत्रता थी? नहीं थी। इसका मतलब है ये संविधान है या हमारा संरक्षक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है या इट्स बुलेट प्रूफ? ये बुलेट प्रूफ है जो हमें रक्षा करता है। किससे? राजा से। इसलिए ये संविधान है या राजाओं के खात्मे की कहानी? ये संविधान है या चर्च के प्रभुत्व के विदाई की दास्तान? ये दोस्तों संविधान है या व्यक्तियों के विजय की गाथा? ये संविधान है या गौरवमयी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति का आगाज? ये संविधान है या साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद खिलाफ मुक्ति की शुरुआत? एक ही बात में कितनी अंतर्निहित हो सकती है बातें, इसे कहते हैं एनालिसिस। आपका ध्यान हमेशा शब्दों पर नहीं, शब्दों में छुपी हुई भावना पर होना चाहिए। इसे कई लोग हमारी बात बहुत ध्यान से नहीं सुनते, उनको लगता है बोल ही तो रहे हैं ऐसे, और कुछ भी सीख नहीं पाते फिर बाद में क्लास में। हम बोले ही नहीं रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, अगर मैं बोलूं उसकी भावना आप समझिए, मैं सब मतलब उसमें क्या निहित है ये नहीं, बस शब्द सुनने का फायदा नहीं होगा। हम बोलते ही नहीं दोस्तों। मतलब कैसे आपको इंटरलाइज करना, एक एक शब्द में कितनी बातें निहित होती हैं। फिर तो अपने विषय समझा। अच्छा, हो सकता है कहने का तरीका हमारा मजाकिया हो, लेकिन हम बताते अब काम की बात है। कई बार आप मजाक उसको मान लेते हैं, लेकिन बताने की बात है। इसी बात को एक स्कॉलर ने कहा, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल के इस बात को एक स्कॉलर ने क्या कहा, मैकफरसन उनका नाम है। तो मैकफरसन ने रिप्रेजेंटेटिव इसी
MACPHERSON। मैकफरसन ने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये मॉडल, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र का ये मॉडल है, जो प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का ये मॉडल है, वो क्या है? प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। दिस वन इज ए प्रोटेक्टिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैकफरसन ने इस लोकतंत्र के प्रतिनिधिवादी मॉडल को क्या कहा? संरक्षणात्मक मॉडल, प्रोटेक्टिव मॉडल। This is known as a protective model of a democracy. इसका मतलब फिर वही बात है जिस बात को अभी ने कहानी के रूप में बता दिया। तो लोकतंत्र प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि संविधान ने, निर्वाचित सरकार ने, विल ऑफ द पीपुल ने हमें बचाया तानाशाही से। इसका मतलब है अगर ये प्रोटेक्शन किससे देता है? किम इन जुंग के उभरने की संभावना से। नॉर्थ कोरिया के लोगों को प्रोटेक्शन मिल पाया और इसी प्रोटेक्शन के लिए हांगकांग के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हांगकांग के लोग कहते हैं नहीं भाई, हमें यही डेमोक्रेटिक मॉडल चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक मॉडल चाहिए। और खास बात इसलिए देखिए, कई बार लोग ये कहते हैं कि चीन में बड़ी प्रगति हो रही है। लोकतंत्र का मर्म आप समझिए। इतिहास गवाह है कि स्टालिन के तानाशाही शासन ने 20 साल में रसिया का जितना विकास किया वैसा कहीं मिलता नहीं। मुसोलिनी हिटलर ने तो वाकई, मुसोलिनी हिटलर के विकास की रफ्तार इतनी तेज थी कि शायद 20 सालों में ये विकास की दास्तान और कहीं मिलती नहीं दोस्तों। और चीन में भी विकास की रफ्तार आप देख ही रहे हैं। एक खास बात है, यहाँ विकास की रफ्तार भले तेज रही हो, लेकिन लोगों की जान ले ली गई दोस्तों। हजारों हजार लोगों को नरसंहार कर दिया गया, मौत के हाथ उतार दिया गया। चीन के लोग बड़ी कहानी बताते हैं, 1989 में तियानवे स्क्वायर पर हजारों छात्रों को मार दिया गया। चीन में दोस्तों सरकार का ऐसा खौफ है, हिम्मत है कोई बोल देगा। लेकिन यू कैन एंजॉय डेमोक्रेसी इन इंडिया। और दोस्तों हम जब भी खड़े हो जाएं, सरकार की जिंदाबाद, चलो जंतर मंतर, चलो छू मंतर, चलो चलो जंतर। जब देखो तब रामलीला मैदान में रैली, कोई जुगाड़ लेकर आ जाएगा, कोई धरना कर देगा, प्रदर्शन कर देगा, छात्र लोग। यहाँ तो पुलिस को दबना पड़ता है दोस्तों, भी देखा क्या नहीं हुआ था? सरकार को दबना पड़ गया। जनता का दबाव ऐसा होता है। और आप देखिए, चीन में, तिब्बत में दलाई लामा जाके पूछिए चीन का लोकतंत्र कैसा है। दलाई लामा जाके पूछिए, बताएंगे कहानी दोस्तों। और यही नहीं, चीन में कहावत है, जीवन में आप एक ही बार प्रदर्शन कर सकते हैं, दोबारा या तो आप रहेंगे नहीं या प्रदर्शन करने के लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, हमारे जब लोग प्रदर्शन करने जाते हैं, पुलिस क्या करती है? आंसू गैस का गोला मार देगी एक बार और पानी छिड़केगी और लोग साबुन वुबुन लेके जाकर नहाने लगते हैं उसमें। कई बार तो हॉस्टल में पानी नहीं आता था, प्लान किया चलो प्रदर्शन किया जाए, गर्मी तेज है, प्रदर्शन किया, वाटर कैनन मारा और साबुन वुबुन पहले हुआ, नहाना शुरू कर दिया, मारो वाटर कैनन। दोस्तों उस समय वाटर स्पोर्ट होते नहीं थे, वैसा कुछ मनोरंजन का सुविधा थी नहीं, लोग पुलिस से ही मनोरंजन करते थे। तियानवे स्क्वायर में जब 89 में छात्र जुटे, चीन ने टैंक चढ़ा दिया छात्रों पे, टैंक, सच्ची का टैंक, जो सीमा पे होता है। मतलब ऐसा नहीं वहां कोई टैंक है, टैंक ही दोस्तों ऐसा ठोंकता है कि आदमी फिर दोबारा आता नहीं। इसलिए लोकतंत्र ने बचाया कि नहीं? किससे बचाया? इसलिए भविष्य में आने वाले, अगर मुसोलिनी से बचना है, हिटलर से बचना है, क्या लेना है? लोकतंत्र। इसे लोकतंत्र किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं। अरे डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में डेवलपमेंट नहीं होगा। इसे लोग कहते हैं लोकतंत्र विकास। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वान ने कहा कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, वी वांट डेवलपमेंट रादर देन डेमोक्रेसी। और एक बात याद रखिए दोस्तों, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ही है, इसी का परिणाम है
लोग कहते हैं ट्रेन अच्छी नहीं चल पाई, विकास अच्छा नहीं हो पाया। किसानों को 72,000 रुपए दुनिया कौन सरकार दे रही है बताइए? दुनिया की सारी सरकार की लिस्ट आप बना लीजिए। एक बड़े अच्छे लेखक है रुचिर शर्मा। रुचिर शर्मा कल मैं एक लेख पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत सारी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी में जितना वेलफेयर स्कीम में पैसा खर्च किया जाता है, दुनिया की सरकार साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग जैसे अमीर देश नहीं खर्च करते, क्योंकि वहां की सरकारें तानाशाही रही हैं। एक दल का शासन रहा है, शासन पे सरकार का बड़ा नियंत्रण रहा है, लोगों की शक्तियों को हमेशा कर्टेल्ड किया गया है, नियंत्रित किया गया है। इस वजह से दोस्तों इसीलिए क्या क्या है, प्रोटेक्टिव मॉडल लोकतंत्र का क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है लोकतंत्र का। दूसरी बात है, अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी ये है, जरा देखें उदारवाद क्या है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसीलिए कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है ये, कि इसमें लिबरल क्या है या उदारवादी क्या है? पहला, क्योंकि डेमोक्रेसी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लिबर्टी। लिबर्टी, राइट्स, स्वतंत्रता रहेगा, अधिकार रहेगा, समानता और बंधुता, इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी। वैसे लोग कहते हैं कि इक्वलिटी इज नॉट ए प्राइमरी वैल्यू ऑफ ए लिबरल आइडियोलॉजी, मतलब समाजवाद का ज्यादा निकट है समानता। फिर भी आप देखेंगे उदारवादी राजनीतिक समानता की बात करते हैं, वैधानिक समानता की बात तो करते ही है, विधि के समक्ष समानता, अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और कहा यह भी जाता है कि संविधानवाद का मूल वैल्यू उदारवादी ही लेके आए थे, बाद में उन्होंने लोकतंत्र के साथ मिला दिया, बाद में उन्होंने लोकतंत्र के साथ ये बात मिला दी। इसलिए खास देखेंगे जो लिबरल आइडियोलॉजी है, और कहा भी जाता है लिबर्टी ऑफ व्हाट, नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ चॉइस। आज ये स्वतंत्रता पढ़ चुके हैं, समानता पढ़ चुके हैं, अधिकार थोड़ा बताना है, और अधिकार और स्वतंत्रता एक दूसरे के पर्याय ही है, बहुत अंतर नहीं है। तो इसलिए उदारवादी लोकतंत्र उदारवादी क्यों है? क्योंकि आजादी है आपको संपत्ति रखने की भी, आजादी है सरकार के चयन की भी। तो लिबर्टी का तो बहुत बड़ा मतलब होता है। एंड बेसिक मीनिंग ऑफ लिबर्टी मीन सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्धारण का सिद्धांत। और इसीलिए अगर आजादी का बहुत व्यापक मतलब देखें तो उपनिवेशवादी व्यवस्था होना, साम्राज्यवादी व्यवस्था होना आजादी है या उसके खिलाफ है? इसे लिबर्टी के देयर में भी वेरियस डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी, सिविल लिबर्टी। इसलिए उदारवादी मूल्य किसके साथ आया? डेमोक्रेसी के साथ, डेमोक्रेसी के साथ आया। इसे जितने लिबरल्स हैं, लिबरल्स बिलीव इन प्रॉपर्टी राइट, लिबरल्स बिलीव इन ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, लिबरल्स बिलीव दैट मैन इज अ ओनर ऑफ हिज माइंड एंड बॉडी। तो सवाल ये है उदारवादी मूल्य व्यक्ति को प्राथमिकता देता है और लोकतंत्र कहता है बहुमत का शासन होगा। ये कैसे सामंजस्य बैठेगा? अगर ध्यान से देखिए, डेमोक्रेसी बिलीव इन द मेजॉरिटी गवर्नमेंट, उदारवाद कहता है एक एक व्यक्ति का अधिकार होगा। उदारवादी हमेशा एक व्यक्ति को मानते हैं, ऐसा नहीं मानते कि समूह होगा। तो उदारवादियों से पूछा गया भाई ये बताओ, आप तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट यहाँ पे अपना रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आपका लोकतंत्र आपके इन मूल्यों के खिलाफ चला जाए? तो कहते नहीं, द प्राइमरी वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट ए मेजॉरिटी गवर्नमेंट। लोकतंत्र का मूल आधार ये नहीं है कि शासन बहुमत का होगा, बहुमत एक डिसीजन मेकिंग का तरीका है। इसका मतलब है लोकतंत्र में हर व्यक्ति की बात का महत्व होगा। इसलिए डेमोक्रेसी में देयर इज अपोजिशन। ये अपोजिशन है या विरोधी है? बताइए क्या है? देयर अपोजिशन, देयर अपोनेंट और देयर राइवल। अच्छा, जो हमारा अपोजिशन है वो दुश्मन है क्या? कई बार हम अपोजिशन को दुश्मन मान लेते हैं। अपोजिशन का मतलब है कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा विरोधी है।
अपोजिशन का सीधा सा मतलब है नीतियों के निर्माण में जो सरकार कह रही है उसका भी एक विकल्प है अपोजिशन। आप कह रहे हैं कि नीतियां ऐसी होनी चाहिए, हमारा मानना है कैसा होना चाहिए। और डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ लिबर्टी। अगर आजादी का अधिकार है, हमें अधिकार मिला हुआ है, तो भाई हम भी तो बता सकते हैं कि सामाजिक न्याय ऐसे होना चाहिए। हम भी तो बता सकते हैं स्वतंत्रता ऐसे मिलनी चाहिए। दैट इज रोल ऑफ अपोजिशन। ये विपक्ष है। तो विपक्ष का मतलब है कि हर मुद्दे पर एक वैकल्पिक राय हमारे पास है। हम आपके विरोधी थोड़े हैं, न विरोधी है न दुश्मन है। इसे डेमोक्रेसी में अपोजिशन का हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्यों? नो बडी इज परफेक्ट। अगर आप दूसरे की बात को मना कर रहे हैं, दूसरे की बात का दमन कर रहे हैं, इसका मतलब आप दावा कर रहे हैं कि जो मैंने कहा वही एकमात्र सच है। और डेमोक्रेसी की यही बात, डेमोक्रेसी इसी बात को नहीं मानता। इसलिए आप याद रखिए, ये लिबरल वैल्यूज हैं। और लिबरल वैल्यू कैसे है? डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर सम आइडियल्स। और ये उदारवादी हैं। वो किसकी बात करते हैं? शासन तो लोकतांत्रिक होना ही चाहिए, व्यक्ति की जीवन शैली भी कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक। तो लोकतंत्र जीवन शैली है, शासन का तरीका है। जीवन शैली? तो जीवन शैली क्या होती है? शासन का तरीका तो हम समझ गए, लोकतंत्र शासन का तरीका तो हम समझ गए, लोकतंत्र जीवन शैली होती है। जीवन शैली क्या है? व्हाट इज वे ऑफ लाइफ? इसे याद रखिए, एक खास बात है जो लिबरल्स मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज वे ऑफ लाइफ। और वे ऑफ लाइफ किसने कहा? अगला पॉइंट। यही बात हम विचारक पढ़ेंगे, लेकिन हमें दोहराना पड़ता है। यहां बीच में सब वही बातें दोहराई जाती हैं। J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल ही पर्याप्त है। J.S. मिल ने कहा कि लोकतंत्र एक जीवन शैली है। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, जहां एक व्यक्ति दूसरे के विचार और दृष्टिकोण का सम्मान करता है। Where each and everyone pay equal respect to the views and ideas of others, जहां व्यक्ति दूसरे के विचारों का और दृष्टिकोण का सम्मान करता है। जहां व्यक्ति दूसरे के विचारों का दृष्टिकोण का सम्मान करता है और दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखता है। टॉलरेंस, having a tolerance towards the ideas and views of other is a democratic way of life. जहां दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान होता है और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होता है। Where we can resolve the dispute peacefully. जहां विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। जहां विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाए, इट इज ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। इसे याद रखिए, लोकतंत्र में होना और लोकतांत्रिक जीवन शैली अपना। जीवन शैली का मतलब है व्यक्ति खुद लोकतांत्रिक हो जाए। अच्छा, आप लोकतांत्रिक है नहीं है? याद रखिए, वोट देना आपके लोकतांत्रिक होने का प्रमाण नहीं है, पार्टी बना लेना लोकतांत्रिक होने का प्रमाण नहीं है, और नहीं दबाव समूह बना लेना। लोकतांत्रिक होने का सीधा सा मतलब है आपके घर में कोई छोटा भाई बहन आपके विरुद्ध कोई बात कहे, उसको सुनिए, तुरंत चाटा मत मार दीजिए। इसे याद रखिए, हिंसा करना लोकतांत्रिक है अलोकतांत्रिक? दूसरे के विचारों को दमन कर देना लोकतांत्रिक है अलोकतांत्रिक?
अलोकतांत्रिक। आप दूसरे की बात को सुनिए, उसके बाद फिर काउंटर करिए कि नहीं भाई ये आपकी बात ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए वॉल्टियर ने कहा था, मैं आपके विचारों से पूरे जीवन भर असहमत हो सकता हूं, आपके बोलने के अधिकार को मैं रोकूंगा नहीं। इसे हो सकता है जो कपड़े आप पहन के आ रहे हो मुझे उस पर आपत्ति हो, वो मुझे पसंद ना हो, लेकिन ये कोई आधार नहीं है कि मैं आपको मना कर दूं कपड़े आप मत पहनिए। मुझे जो फिल्म पसंद नहीं है उसको मैं लठ लेके सामने आ जाऊं ना, मुझे पसंद नहीं है इसलिए नहीं दिखा सकती। जो किताब मुझे पसंद नहीं है वो छपेगी नहीं। और हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, कोई फिल्म निकली लठ डंडे लेके फाड़ फाड़ दा, पहले इसको फाड़, पोस्टर फाड़। अरे यार तुम नई फिल्म बना लो। इट इज अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। और अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस करिए, दूसरे के फ्रीडम ऑफ चॉइस में बाधा मत बनिए। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस पे ही पहरा है दोस्तों। आपने कोई चॉइस कर लिया, पेरेंट्स को पसंद नहीं आई, लठ लेके पीछे पड़ गए। इसे सवाल ये है, हम भी लोकतांत्रिक होंगे या सरकार ही लोकतांत्रिक होगी? इसलिए मिल ने क्या कहा, जब तक व्यक्ति लोकतांत्रिक नहीं होगा, और एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति लोकतांत्रिक हो जाएगा वो अपने आप नैतिक होगा, मॉरल होगा, उस समुदाय की भलाई की बात सोचेगा। और दूसरी बात है, जो व्यक्ति नैतिक हो जाएगा फिर दूसरे के विचारों का सम्मान करना, दूसरे के प्रति आदर रखना, दूसरे कपड़े को देख कर मुस्कुराना नहीं। जो लोग दूसरे कपड़े, कुछ लोग दूसरे के बड़ी, अगर कपड़ा कोई दूसरा उनके हिसाब से नहीं पहना, कान में देख रहे हो उसको, ये अरे तुम अपने को देखो, उसके क्या देख रहे हो? दूसरे के पहनावे पर, खान पान पर अब कोई कुछ भी खाए, ये आपका बिजनेस नहीं है कि आप उस पर टिप्पणी करिए। आपको पसंद नहीं है बात अलग है, आप अपनी इच्छा दूसरे पे थोपने का प्रयास मत करिए। दैट इज डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। और मेरी ये बात था, इस याद रखिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी वे ऑफ लाइफ। तो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल बड़ा, यही उदारवादी एलिमेंट है। उदारवादी का मतलब ही होता है जो टॉलरेंट हो। उदारवादी का मतलब है एक ही चीज करने के मल्टीपल वेज हो। उदारवादी मानता है देयर इज नो बडी इज परफेक्ट। उदारवादी परफेक्शनिस्ट है ही नहीं है। मार्क्सवादी परफेक्शनिस्ट है, फांसीवादी परफेक्शनिस्ट है, गांधीवादी परफेक्शनिस्ट है। एक ही रास्ता है करने का। वैसे गांधी ने तो ऐसा नहीं कहा, मार्क्सवादियों ने कहा, फांसीवादियों ने कहा, नारीवादियों ने कहा। उदारवादी ऐसा नहीं मानते, जीवन को जीने का अनगिनत तरीका है, इसे जो मर्जी वैसा कपड़े पहन लीजिए, आपकी मर्जी। टैटू बनवा लो, कुछ पूंछ बनवा लो, सिंग बनवा लो, सब यू आर फ्री, जो मर्जी आए कर लीजिए। इसे याद रखिए, दैट इज ए लिबरल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। उसी को मैकफर्सन ने क्या कहा, फिर मैकफर्सन इस पे क्या कहा, मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र के इस स्वरूप को विकासात्मक लोकतंत्र का नाम दिया। फॉर मैकफर्सन दिस इज ए डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी which is one variety of liberal democracy। उदारवादी लोकतंत्र के स्वरूप को विकासवादी लोकतंत्र का नाम दिया। दिस इज ए डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ अ डेमोक्रेसी। उदारवादी लोकतंत्र के स्वरूप को विकासात्मक मॉडल दिया। अच्छा, विकास किसका? एक बात याद रखिए, गैर लोकतांत्रिक शासन में भी विकास होता है, लोकतंत्र में भी विकास होता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन में हिटलर मुसोलिनी के समय क्या बनता, सड़कें बनती थी, सड़कें बन गई, रेल बन गई, सड़क सही, रेल सही समय पे चलने लगी, शासन उत्पादन बढ़ गया। लेकिन लोकतंत्र किसको बढ़ाने की बात करता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व। एक आपका अंदर का विकास होता है, दूसरा बाहर का विकास होता है। विकास किसका चाहिए, अंदर का या बाहर का? भाई बाहर का विकास कैसा? आपका घर बड़ा शानदार है, आपकी कार बहुत बड़ी है, बाहर का विकास है। अंदर का विकास कैसे है कि दूसरे के विचारों का आप सम्मान कितना करते हैं, दोस्तों के प्रति आपका कैसा व्यवहार होता है, अधीनों के प्रति आप कैसा व्यवहार करते हैं।
मतलब आपसे जो छोटे हैं, आपसे जो पद में छोटे हैं, उनको ठांसते तो नहीं रहते दोस्तों। इसे याद रखिए, लोकतंत्र अगर विकासात्मक मॉडल है तो व्यक्ति का विकास करता है, सड़क का नहीं। इसलिए पीटी में सवाल आया था। अब आईएएस के पीटी का पिछली बार का सवाल आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्यों अच्छी है, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। आप कहते हैं पर्सनालिटी, अच्छा पर्सनालिटी कैसे होगा? पर्सनालिटी का मतलब क्या है? सिक्स पैक निकाल लेना या बहुत अच्छे किस्म के कपड़े पहन लेना? ये कपड़े पहनने अच्छी बात है, कि पर्सनालिटी का मतलब आपका व्यवहार ऐसा हो जिससे आपसे कोई दुखी न महसूस हो। देन यू आर डेवलप। आप डेवलप कर रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति आपसे मिलकर बड़ा महसूस करे तो आप डेवलप है, और बड़ा से बड़ा व्यक्ति आपसे मिलकर छोटा महसूस करने लगे तो आप अनडेवलप है। कई लोग दोस्तों कोई भी उनके सामने ठांस के बैठा देंगे, बेकार की बात करते हो, मैं बहुत महान आदमी हूं, मुझसे महान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं पैदा होगा। अनडेवलप है वो उपस की कैटेगरी में आता है, समझ नहीं पाता बस। इसी की बात याद रखिए। इसलिए विकासात्मक मॉडल, जब एक पर्सन ने कहा दिस इज अ विकास डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, याद रखिए सबसे बड़ा विकास किसका है? व्यक्ति का। और आप याद रखिए व्यक्ति का विकास करने में बहुत समय लग जाता है। अगर विकासात्मक व्यक्ति को ढूंढना चाहें तो कलाम को भी आप पढ़ लीजिएगा। कलाम के बारे में राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी तक मानते हैं, और जिसे कर्मचारी तक जिसकी प्रशंसा कर दे, समझ लीजिए उसमें कोई खास बात तो थी। कलाम के बारे में कहा जाता था कोई राष्ट्रपति भवन में आया हुआ कोई सन्यासी था। यह है व्यक्ति का विकास। व्यक्ति का विकास इसे कपड़ों से, वाहन से, घर से, ये भौतिक विकास है। तो लोकतंत्र का महत्व क्या है? जीडीपी बढ़ा देना, जीएनपी बढ़ा देना, बुलेट ट्रेन चलवा देना, या ट्रेन 18 चलवा देना, या मानव व्यक्तित्व का विकास कर देना। और मानव व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? बोलने से, अव्यक्त से। जहां व्यक्ति के विचारों का दमन न किया जाए, वहीं अपने व्यक्तित्व का विकास हम कर पाएंगे। तो हमारा विकास कहां होगा? असहिष्णु समाज होगा, हमारा विकास होने नहीं देगा। आप कहेंगे यार शासन से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास क्या मतलब है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं, अटपटा लग सकता है। समाज से, शासन से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मतलब है, क्योंकि आप जो जीवन जीना चाहते हो उसमें समाज उंगली कर रहा है, हर पल पे रोक रहा है आपको कि नहीं नहीं ऐसे कब पहने नहीं, ऐसे जीवन शैली नहीं, ये ठीक है, ये गलत है। भाई हमें छोड़ क्यों न दिया जाए? इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो करता है, दैट इज अ डेमोक्रेसी। सो दिस इज डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रतिनिधि बॉडी। अब इसीलिए मैं फिर से 2 शब्द दे दिया। प्रोटेक्टिव, सरकार क्या है? प्रोटेक्टर है। लेकिन सवाल है प्रोटेक्टिव नेगेटिव है। भाई आपने हमें तानाशाह से बचा लिया तो अच्छी बात है, तानाशाह से बच गए या खुद भी विकसित होंगे? अब याद रखिए यहां ताऊ के नजरों से बचे हुए हैं, दिल्ली में आके बच गए तो क्या बच ही गए या कुछ अपना भी विकास करेंगे? डेवलपमेंटल। आगे लिख लीजिए अगला। इसलिए डेवलपमेंटल मॉडल भी रिप्रेजेंटेटिव, प्रोटेक्टिव मॉडल रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव की व्याख्या करने के लिए नए नए शब्द हैं, बाकी कुछ है नहीं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव मॉडल व्यवहार में कैसे काम करता है? ये सिद्धांत की बात हो गई, सरकार होगी। अच्छा दूसरा एक हम और भी एक शब्द का प्रयोग करें। अगर मैं कहूं लोकतंत्र शासन के रूप में, ये स्पष्ट हो गया, सरकार के रूप में, जीवन शैली के रूप में, स्पष्ट है कि नहीं? दूसरा अगर मैं कहूं लोकतंत्र समाज के रूप में, उसका क्या मतलब होता है? समाज का लोकतांत्रिक होना, एक है सरकार का लोकतांत्रिक होना, एक है व्यक्ति का लोकतांत्रिक होना, दूसरा क्या है? समाज का। हमारा समाज लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक? समाज के लोकतांत्रिक होने का मतलब परिवार का डेमोक्रेटिक होना पहला। अच्छा परिवार में दोस्तों, हर परिवार में एक तानाशाह बैठा है। अच्छा लोकतांत्रिक होने का मतलब है, परिवार के लोकतांत्रिक होने का मतलब है पति पत्नी के बीच समानता, पिता पुत्र के बीच समानता। ये बताइए हमारा भी वोट एक है, 18 साल के ऊपर अगर हम हो गए, पिता का भी वोट एक है, पिता हमसे बड़ा है।
बराबर है, उसका भी एक वोट, हमारा भी एक वोट, हमारी बातें ही सुनता है दोस्त। अच्छा बताइए, ताऊ हमारी बात सुनता है या नहीं सुनता है? इसलिए घर भी लोकतांत्रिक होना चाहिए, स्कूल भी लोकतांत्रिक होना चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी। और आप याद रखिए, समाज में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी की पहचान नहीं होनी चाहिए, और न ही भेदभाव होना चाहिए, और न ही बहुमत को, अल्पमत की बात को दबाने की शक्ति है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसे लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था का भी नाम है। सवाल यह है, सामाजिक व्यवस्था में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है या नहीं है? आर्टिकल 15 आपने देखा? तो देख लीजिएगा, डेमोक्रेसी है नहीं, आपको दिख जाएगा। भाई समाज में तो हमारे यहाँ भी लोकतंत्र नहीं है। अच्छा, इंग्लैंड अमेरिका में लोकतंत्र सक्सेसफुल क्यों है? हमारे यहाँ लोकतंत्र अनसक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि हमारा समाज अलोकतांत्रिक है। शासन क्या है? लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जितनी मेज कुर्सी रखी गई है, नीचे जड़ दी गई है, क्यों उठाने अब लग सके उसको। माइक जड़ा गया है कि उठा कोई मार दे, क्योंकि हमें लोगों पर भरोसा कम है। इसके बावजूद बिहार विधानसभा की एक विधायक थी रंजीता कुमारी, उन्हें मेज उठाया नहीं उठा, माइक उठाया नहीं उठी, उसके बाद गमला उठा के दे मारा। तो स्पीकर ने कहा अब गमले को भी जमीन से जड़ दिया जाए। अब गमले को, इसका मतलब है हमारे सांसदों का व्यवहार लोकतांत्रिक संस्था में बैठ के लोकतांत्रिक हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगला, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम करने की व्यवहारिक शर्त क्या है? जरा देखें, अगला हेडिंग है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल कंडीशंस फॉर फंक्शनिंग द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बताइए। कूलिंग नहीं कर रहा है, क्या करें? वही वही हमने कहा, थोड़ा सा हर जगह प्रॉब्लम तो है। एब्सोल्यूट रूप में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि व्हिप का तो अलग ही मतलब है, वो हम पार्लियामेंट में आपको बता देंगे। हमारे यहाँ दल बदल भी करना तो लोकतंत्र नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। तो दल बदल की बीमारी को दूर करने के लिए लाया गया। अगला क्या लिखा था आपने? व्यवहारिक। कूलिंग नहीं कर रहे। पहला पॉइंट, क्या लिखा आपने? हाँ, समाज के रूप, समाज के रूप में तो हम बता दिया हमने, तो बता दिया आपको समाज के रूप में। अच्छा, एक दो तीन पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला, व्यवहारिक शर्तें, हेडिंग तो व्यवहारिक शर्त है ना। समाज के रूप में जाति, लिंग, धर्म के आधार विभाजन खत्म कर दो, बता तो दिया मैंने। अच्छा, नोट्स में लिखा भी गया है, नोट्स में पढ़ा कि नहीं आपने? लिखा गया कि नहीं? लिखा गया है। अगला है, जो चीज नोट्स में लिखी रहती है उसको हम प्रिफर करते हैं न लिखवाया जाए, कुछ चीजें वैसे रिपीट हो जाती हैं। पहला, क्या करें? हेडिंग, प्रतिनिधि लोकतंत्र के कार्यकरण की व्यवहारिक शर्त। प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र के कार्यकरण की व्यवहारिक शर्त। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के कार्यकरण की व्यवहारिक शर्त। तो पहला, प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली पाई जाती है। कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम। प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली पाई जाती है। अब
देखिए, प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है जहां केवल एक पार्टी काम नहीं करेगी। क्योंकि पार्टी, देखिए पार्टी, व्हाई देयर इज अ मल्टीपल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, क्योंकि लोकतंत्र का मूल मर्म है कि लोगों के विचार एक नहीं है पहला, लोगों के हित एक नहीं है दूसरा। तो जब लोगों के विचार हित अनेक है तो पार्टी और समूह अनेक ही तो बनेगा। एंड दैट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम। इसलिए आप देखेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ इतने ज्यादा दल क्यों हैं, हमारे यहाँ इतने ज्यादा दबाव समूह क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे तमाम हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में संविधान में दिया गया है टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन, समूह संघ का निर्माण हमारे यहाँ मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस वजह से आप देखेंगे अमेरिका में, आप देखेंगे इंग्लैंड में, दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश है, वहां कभी एक पार्टी हो ही नहीं सकती, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप इज अ फंडामेंटल राइट। प्रेशर ग्रुप, लोग, यहाँ अनेक प्रकार के समूह होंगे। इसलिए कॉम्पिटिटिव पार्टी, कॉम्पिटिटिव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम कैसे करती है? पार्टी के बिना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रतिनिधि होगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कांट वर्क विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। भाई हमारे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? उसके लिए पार्टी आनी पड़ी। वैसे जेफरसन, मेडिसन, अमेरिकी संविधान में था। हमारे जयप्रकाश शरण, एम.एन. रॉय गांधी, वो पार्टी के बड़े विरोधी थे और मना करते थे पार्टी आ जाएगी तो पार्टी का शासन हो जाएगा, लोगों का शासन नहीं रहेगा। लेकिन पार्टी आज आवश्यक बन गई है, उसे हम हटा नहीं सकते। पार्टी आवश्यक बन गई है। अब जरा सोच के देखिए, भारत में बिना पार्टी के चुनाव संभव है क्या? दुनिया में हर जगह लोकतंत्र में आवश्यक शर्त क्या बन गई? पॉलिटिकल पार्टी। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से जनता की इच्छाओं के रिप्रेजेंटेशन का एक माध्यम है। मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का मतलब है दो भी पार्टी हो सकती है, एक तो नहीं रहेगी, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार, अनेक हो सकती है। दूसरी बात है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पहले मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम होगी, प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली होगी, और क्या होगा? तटस्थ और निष्पक्ष सिविल सेवा रहती है, न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल ब्यूरोक्रेसी। एक तटस्थ और निष्पक्ष सिविल सेवा का प्रावधान होता है। और न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी होती है, सिविल सेवा का प्रावधान होता है, जिससे, अब तटस्थ और निष्पक्ष का मतलब है उसका पार्टी से कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में की पार्टी इंपॉर्टेंट है, पार्टी हर जगह रहेगी, विधायिका में, कार्यपालिका में। दो इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहां पार्टी का रोल नहीं होता, पहला सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी और दूसरा है जुडिशरी। यहां तक कि डेमोक्रेसी में तो ये भी ध्यान रखा गया कि डिफेंस फोर्सेस भी विचारधारा और पार्टी के आधार पर न चले। चाइना में ऐसा है, चाइना में ब्यूरोक्रेट्स आर द पार्ट ऑफ पार्टी मेंबर। नौकरशाह है, वो भी दल का सदस्य है, सेना का अधिकारी है, वो भी दल का सदस्य है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी क्या है? देयर एबव फ्रॉम पार्टी लॉयलिटी, उनका कोई पार्टी का सरोकार नहीं है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कार्य करने की मूलभूत शर्त होती है। और वास्तविकता में डॉक्टर अम्बेडकर ने इन चीजों को माना भी था। वैसे आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रेस टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कार्य करने की एक और भी बड़ी शर्त होती है, प्रेस, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विस्तार है। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में देखें मल्टीपल प्रेस होता है। चाइना में एक ही अखबार छपता है सरकार का, एक ही अखबार का मतलब है एक ही विचार है, जबकि लोकतंत्र मानता है विचार एक नहीं हो सकता, मत एक नहीं हो सकता, अनेक होंगे। ये है रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी।
तो उसके व्यवहारिक रूप भी कुछ काम करने के हैं, उसका आदर्श भी है, समाज का भी रूप है, वे ऑफ लाइफ भी है, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। लेकिन सवाल ये है, अब ये ज्यादा लिबरल है या ज्यादा डेमोक्रेटिक है? अब ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ज्यादा लिबरल है, ज्यादा डेमोक्रेटिक है, पहला। और दूसरा, अच्छा यहां तो कुछ पूछना है, फिर इसके आगे बढ़े। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव, आगे बढ़े। और एक खास बात आप देखेंगे, जब ये रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी आगे बढ़ी, एक समस्या आई इसमें। समस्या ये आई क्योंकि संयोग की बात है कि लोकतंत्र का संबंध उदारवाद से पहले हो गया। लोकतंत्र ने अपने आप को उदारवाद के साथ जोड़ लिया, उदारवाद ये मूल्य, डेमोक्रेटिक ये मूल्य जुड़ गए। इसलिए आज का मतलब, आज की दुनिया में लोकतंत्र का मतलब कहा ही जाता है लिबरल डेमोक्रेसी, जबकि दोनों अलग अलग चले थे, दोनों दोस्त बन गए। और एक बात याद रखिए, लिबरलिज्म का बाद में रूप वेलफेयर स्टेट तरफ आगे बढ़ गया। लिबरलिज्म धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कैसा हो, कल्याणकारी राज्य आ गया। ये आपको याद है कि नहीं याद है? हमने उदारवाद में आपको बता रखा है, उदारवाद ने, राज्य ने अपना काम कैसा एक्सपेंड कर दिया, वेलफेयर स्टेट। तो लोग, जितने भी लोकतांत्रिक राज्य थे, सब वो कल्याणकारी राज्य हो गए। और जब कल्याणकारी राज्य हो गए तो बाद में ये माना गया कि डेमोक्रेसी तभी सही होगी जब सरकार लोगों को कल्याण करे, सुविधाएं दे, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा दे, दैट मीन्स डेमोक्रेसी। और आप याद रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्यवादी उधर आ गए। साम्यवादियों ने कहा, भाई देखो, हम जितना कल्याण करते हैं, उदारवादी क्या करेंगे? और दूसरा, मुसोलिनी हिटलर ने कहा, उन्होंने कहा हम सबसे ज्यादा कल्याण करते हैं। तो सवाल यह है, जनता का कल्याण करना ही लोकतंत्र है, तो कल्याण तो मुसोलिनी हिटलर से में ज्यादा ही कर रहे थे। रोटी कपड़ा मकान रसिया में ज्यादा बेहतर अवेलेबल था अमेरिका और इंग्लैंड के बजाय। अब बताइए, लोकतंत्र के सामने चैलेंज आया या नहीं? पहला। और दूसरे उधर मार्क्सिस्ट थे, जो मार्क्सवादी कहा करते थे कि भाई देखो, इनका सिस्टम है बहुत बेकार। जो लिबरल है, रिप्रेजेंटेटिव है, कहते हैं जनता का शासन, जनता का शासन। संपत्ति तो मुट्ठी भर लोगों में है और वोट सबको दे रखा है। इसलिए मार्क्सवादियों ने हमेशा इन पे आपत्ति उठाई, इट इज नॉट लिबरल डेमोक्रेसी। मार्क्सवादियों ने कहा, भाई तुम्हारा सही नाम बताएं। अच्छा, मार्क्सवादी अपनी बात कम करते हैं, उदारवाद की बात ज्यादा करते हैं। मार्क्सवादियों ने पूछा, तुम्हारा सही नाम बताएं, उनको बता दो तुम्हारा सही नाम। तो बुर्जुआजी डेमोक्रेसी, ये पूंजीपतियों का तंत्र है। उदारवाद ने कहा, बेकार की बात मत करो। अब सवाल है, मार्क्सवादी कह रहे थे पूंजीपतियों का तंत्र है, और उदारवादियों को यह डर लग रहा था। मार्क्सवादियों ने कहा, सही लोकतंत्र तो हम है। उदारवादी ने कहा, ओ माय गॉड, मार्क्सवादी भी लोकतंत्र हो गए, कैसे? अच्छा, मार्क्सवाद कैसे लोकतंत्र हो सकता है? कैसे, ये बताइए। मार्क्सवाद में ये रहा, ये रहा, ये रहा। मार्क्सवाद तो वन पार्टी गवर्नमेंट पे काम करता है, एक दल का शासन, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। उन लोगों ने खुद ही ऑफिशियली कह रखा था, वी आर डिक्टेटरशिप, वी डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। जो खुद ही अपने आप को अधिनायकवादी कहता हो। जब मार्क्सवादियों ने कहा, सही लोकतंत्र तो हमारे यहाँ है, तो भाई तुम अपने जरा अपने तो लोकतंत्र का तो नाम बताओ। पीपुल्स डेमोक्रेसी, जनता का शासन। तो मार्क्सवादियों ने क्या कहा, यहाँ जनता तो है नहीं बट डेमोक्रेसी है। तो मार्क्सवादियों ने कहा, मार्क्सवादी पूछा, भाई ये बताओ तुम यार लोकतांत्रिक कैसे? उन्होंने कहा, ये हमारे यहाँ सही मिलता है, समानता, अधिकार, स्वतंत्रता। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है? कहा, जिसको समानता मिल गई सब कुछ मिल गया। तो सवाल ये है, मार्क्सवादी लोकतांत्रिक है या उदारवादी लोकतांत्रिक है? और याद रखिए, अगर लोकतंत्र बहुमत का शासन है तो हिटलर कैसे आया?